हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा पैटर्न पर आधारित हमने हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज शुरू कर दी है। आज से आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट दोपहर में मिलेगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज टाइप के ये प्रश्न होंगे साथियों, और हिंदी का पूरा सिलेबस इनमें कवर होगा। तो जरूर फॉलो करें इनको साथियों, आपको एक अच्छा आगे आपके काम जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ से आपके जरूर प्रश्न बन सकते हैं। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने यार दोस्तों को भी जरूर बताएगा इस सीरीज के बारे में। पहला सवाल, हिंदी के व्यंजनों के वर्ग हैं, तो आपको बताना है हिंदी के जो व्यंजन हैं उसके कितने वर्ग हमें मिलते हैं। साथियों, हिंदी के जो वर्ग हैं क्या 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 2 हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइएगा हिंदी के व्यंजनों के कुल कितने वर्ग हैं। जैसे हम कहते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, और आपको ये बताने है कि कुल कितने वर्ग हमें व्यंजन में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ग हमें मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा, श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इस वाक्य में बाण में कौन सा कारक है? तो श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इस वाक्य में बाण से मैं कौन सा कारक आपको बताना है। 4 कारकों के नाम है, कर्म कारक, संप्रदान, करण कारक और अपादान। साथियों, श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इसमें बाण से आपको बताना है कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण से आ गया ना, तो करण कारक इसमें होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा, शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको सच्चिदानंद को बताना है कि शुद्ध में कौन लिखा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। साथियों, शुद्ध शब्द जो है इसमें सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, दोहा के ठीक विपरीत छंद कौन सा होता है? तो दोहा के ठीक विपरीत का जो छंद होता है वो कौन सा होता है बताना है साथियों आपको। तो दोहा के विपरीत का जो छंद होता है सोरठा, ऑप्शन नंबर ए, सोरठा छंद दोहा के ठीक विपरीत छंद होता है। अगला सवाल, अलंकार के मुख्य भेद हैं, तो अलंकार आपको बताना है अलंकार के मुख्य कितने भेद हैं। साथियों, आपको बताना है तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हुआ। छठा सवाल, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1, एकमात्र सहारा, अंधे व्यक्ति की लकड़ी, प्रिय होने या विश्वास पात्र। तो अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? आपको बताना है जो संज्ञा जो जातिवाचक है। साथियों, आपको पता होगा जातिवाचक का जो अर्थ होता है वो यानी किसी की जाति बताएगा। बुढ़ापा तो किसी की जाति नहीं बता रहा है, नम्रता भी नहीं बता रहा है, राम भी किसी व्यक्ति का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को यहाँ पे दिखा रहा है। तो साथियों, मनुष्य जो है, मनुष्य जाति के बारे में हमें बोध करवा रहा है, तो इसीलिए मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा का इसमें उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, जो कम बोलता हो, तो आपको बताना है जो कम बोलता है उसको हम एक शब्द में किस तरह डिफाइन करेंगे। तो जो कम बोलता हो उसे हम कहते हैं अल्पभाषी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, कृपया जाएं यह कैसा वाक्य है? तो कृपया जाएं यह कैसा वाक्य है आपको बताना है। क्या प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, अनुरोधवाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो कृपया जाएं यह कौन सा वाक्य है साथियों? बताइएगा। अनुरोधवाचक, हम कह रहे हैं कि कृपया जाएं, अनुरोध कर रहे हैं जाने के लिए, तो अनुरोधवाचक इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है साथियों हमारी कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। अगला सवाल, निम्नलिखित को सुलेखित कीजिए। आपको बताना है इसमें से तो कृति है, यानी इनने ये हमारे लेखकों के नाम है, इसकी इनके द्वारा जो रचनाएं इनने की हैं उनके नाम है। तो बताइएगा इसमें से कौन सी रचना किसने यहाँ पे की गई है। माधवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, कबीर और तुलसी। यहाँ पे आपको नाम दे रखे हैं, रामचरितमानस, विजक, कामयानी और यामा इसमें नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, महादेवी वर्मा की जो रचना है यामा है, जयशंकर प्रसाद की हमारी है कामयानी, कबीर की रचना है विजक और तुलसीदास की रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला सवाल, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द में आपको बताना है, तो शब्द एक आपको बताना है जिसे हम पीने की इच्छा के लिए कह सकते हैं। तो पीने की इच्छा जिसे हम कहेंगे साथियों वो है इसमें से पिपासा। तो पीने की इच्छा जिसको है उसे हम कहते हैं पिपासा। ऑप्शन नंबर डी। संगतकार कविता के कवि हैं, तो संगतकार जो कविता है इसके कवि का नाम आपको बताना है। तो मंगलेश डबराल की कविता है संगतकार। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल, शायद वर्षा हो अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार है। तो शायद वर्षा हो अर्थ के आधार पर आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य है। तो शायद वर्षा हो, यानी हम शायद की बात कर रहे हैं, तो शायद मतलब साथियों संदेह करें कि क्या होता वर्षा हो भी सकती है। तो शायद वर्षा हो किस आधार का वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है। अगला सवाल, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोगों को मालूम होगा 14 दिसंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, फूलदेई त्योहार कब मनाया जाता है? हमारे उत्तराखंड में एक फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, आपको बताना है कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें जो सही आंसर है वह चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाता है फूलदेई त्योहार। अगला सवाल, हिंदी भाषा की लिपि है, तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, बताना है हिंदी भाषा की लिपि के बारे में आपको। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल,
दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? 4 संधियों के नाम आपको दे रखे, बताना आपको दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि है दिग्गज शब्द में। तो 18 का कौन सा सही होगा साथियों? बी वाला। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? आपको यहाँ पे शुद्ध शब्द दे रखे, अशुद्ध शब्द दे रखे, इनमें से आपको ध्यान यहाँ बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन है। 4 अशुद्ध शब्द आपको दे रखे हैं। आशीर्वाद आपको कैसे लिखा जाता है? तो आशीर्वाद हम लिखते हैं साथियों कैसे? ऑप्शन नंबर इसमें से सही आंसर चूज करो। ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं। सृजन शब्द का सही विलोमार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो सृजन का उल्टा क्या होगा? सृजन मतलब हम किसी चीज को सृजन कर रहे हैं, तो उत्पत्ति तो नहीं होगा, खोज भी नहीं होगा साथियों, क्योंकि उसी से मिलता जुलता परिवाची शब्द लग रहा है। भी आविष्कार भी नहीं होगा, क्योंकि सृजन मतलब किसी का आविष्कार ही हुआ एक। तो सृजन शब्द का सही विलोमार्थ हुआ, विलोम शब्द हुआ विनाश। अग्नि शब्द का तद्भव होगा साथियों। तत्सम और तद्भव आपको आनी जरूरी है। तत्सम मतलब संस्कृत के समान, वे शब्द जो संस्कृत के सीधे लाए गए और वैसे रूप में अभी जो के प्रयोग में लाए हैं वो होंगे हमारे तत्सम शब्द। जैसे अग्नि एक क्या है? तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत से जैसे हम लाए वैसे हम इसको भी प्रयोग कर रहे हैं। वैसा तद्भव क्या होगा? संस्कृत के वे शब्द जो आए तो संस्कृत हैं, बट आजकल हम उसको व्यवहारिक में उसी का परिवर्तित रूप में हम उसको गुणगान उसका करते हैं, तो वो होगा हमारा तद्भव रूप, यानी संस्कृत का परिवर्तित रूप तद्भव हुआ। तो साथ ही इसमें से आपको बताना है अग्नि शब्द का तद्भव होगा। तो अग्नि शब्द का तद्भव होगा आग, यानी तत्सम का हम परिवर्तित रूप कर रहे हैं आग। अगला, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम इसको डिफाइन करें, जैसे किसी भी नाम का हम उसका पूरा अर्थ निकालें तो उसका क्या अर्थ होना चाहिए। तो मछली के समान आंख वाली यानी मृग नयनी तो नहीं होगा, मयूराक्षी भी नहीं होगा, क्योंकि मयूर की बात यहाँ पे हो रही है, मोर की, मृग की भी नहीं होगी। मीनाक्षी यानी मछली के समान आंखों वाली को कहते हैं मीनाक्षी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है 23वां, अनुप्रास है। तो अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है आपको बताना है। क्या अर्थालंकार है, क्या शब्दालंकार है, क्या उभयालंकार है। तो अनुप्रास एक है साथियों हमारा, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा, शब्दालंकार का रूप है। 24वां सवाल, वह जमीन जिससे कुछ भी पैदा न हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, उसे हम एक शब्द में डिफाइन करेंगे, तो उसमें हम क्या कहेंगे। क्या उपजाऊ कहेंगे, क्योंकि उपजाऊ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उपजाऊ वहां पे कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है। उसर कहेंगे या उपयोगी कहेंगे, उन्नत भी कहेंगे, उन्नत भी नहीं कहेंगे, उपयोगी भी नहीं कह सकते। उसर भूमि उसको हम कहते हैं जहां पे कुछ भी पैदा ना हो। अगला सवाल, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो प्रतिथन एक इसका संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सूर्योदय में कौन सी संधि है। साथियों अच्छा सवाल है। सूर्योदय में आपको बतानी है कि किस प्रकार की संधि है। आप लोग अपना याद कर लीजिएगा, इसका जो फैक्ट आप लोग याद रखते हैं। तो सूर्योदय में संधि है साथियों किसकी, बताइएगा। 26 का एक गुण संधि। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य छांटिए। आपको 4 यहां पे दे रखे हैं, बताना आपको शुद्ध वाक्य इनमें से। मैंने कपड़े पहने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहने, मुझे कपड़े पहनाना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से है साथियों, मुझे कपड़े पहनने हैं। अगला सवाल 28वां, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। भ्रमित करना, प्रलोभन देना, पशु को घास देना, सिर में कटरी मारना तो नहीं होगा, ये भी नहीं है। पशु को घास मारना भी नहीं है, भ्रमित करना भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चारा फेंकना मतलब प्रलोभन देना। अगला सवाल, वे सज्जन पुरुष कौन है वाक्य में अनावश्यक शब्द है। तो आपको एक ऐसे शब्द इस वाक्य में से ज्ञात करना है जो अनावश्यक रूप से जुड़ा हुआ है, यानी वो शब्द नहीं होता तो भी वो पूर्ण हो जाता, तो वो होगा अनावश्यक शब्द। तो साथ ही इसमें से जैसे हम करें सज्जन, सज्जन पुरुष कौन है, ठीक है, ये पूर्ण नहीं हो रहा है क्योंकि वे को हम काटते हैं। तो पुरुष जैसे हम सज्जन को कहते हैं, वे पुरुष कौन है, ये भी नहीं आ रहा है। सज्जन पुरुष कौन है, तो वे सज्जन कौन है। तो ठीक है, पुरुष हम काट दे साथियों तो वाक्य बन जा रहा है। तो अनावश्यक रूप से जुड़ा है पुरुष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो सवाल है 30वां, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। तो राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार आपको बताने हैं कौन है। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं निराला जी। निम्न में प वर्ग का व्यंजक नहीं है, प फ ब भ म। साथियों प वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है इसमें से, य। अगला सवाल, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। साथियों ये सवाल बन सकता है। संयुक्त व्यंजन आपको पता होंगे, छ, त्र और ज्ञ, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ये यहाँ को भी। तो ये 4 जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें से जो नहीं है घ। अगला सवाल, लक्षणा है। लो लक्षणा आपको बताना है क्या है। तो लक्षणा क्या है साथियों, इसमें से शब्द शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। प्रेमचंद का देवासन कब हुआ, यानी प्रेमचंद्र जी की जो मृत्यु हुई कब हुई। तो 1936 ईस्वी में हुई प्रेमचंद जी की मृत्यु। तुरंग शब्द का अर्थ होगा। तो तुरंग शब्द का अर्थ, यानी तुरंग का आप लोग ऐसा करो कि तुरंग का पर्यायवाची शब्द ऐसे याद रखो। तुरंग शब्द का अर्थ होता है क्या, क्या पानी होता है, हाथी होता है, तरंग होता है। तो तुरंग शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। सही शब्द छांटिए। अनिष्ट, अनिष्ट, अभीष्ट, अभीष्ट। साथियों जो इसमें सही शब्द होगा अनिष्ट, अनिष्ट कहते हैं ना, अनिष्ट, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का परिवाची है। तो मक्खन का परिवाची आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, मक्खन का परिवाची बताइएगा। अवनीत है, परिणीत है, नवनीत है। तो मक्खन का परिवाची होगा नवनीत।
निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से बताइएगा। ये तो पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये कॉमा है, तो अर्धविराम हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा में किस लिपि में लिखते हैं साथियों? देवनागरी लिपि, सभी लोगों को पता होगा। दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 41वां, सम प्रति के लिए संयुक्त शब्द होगा, तो सम प्रति के लिए संयुक्त शब्द होगा वो आपको बताना है। तो सम प्रति के लिए जो संयुक्त शब्द होगा साथियों वो बताना है आपको। तो सम प्रति के लिए जो हम इसका संयुक्त शब्द निकालेंगे तो क्या होगा? संप्रति, ठीक है, इसको हम जोड़े तो क्या कौन सा कैसा शब्द बनेगा? संप्रति, ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो श्रम, भ्रम और श्रम, ये दोनों शुद्ध लग रहे हैं, तो हाँ ये दोनों शुद्ध है, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रणाम, प्रणाम, ऑप्शन नंबर बी। विसर्ग संधि के उदाहरण है, तो विसर्ग संधि के उदाहरण आपको बताना है, इसमें से कौन है? मनोभाव, उद्योगपति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें है मनोभाव। विदेशी शब्दों का चयन कीजिए, तो इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से विदेशी शब्द आपको बताना है। वेगम तो विदेशी शब्द था, प्याज भी विदेशी शब्द था, मुकदमा भी विदेशी था, उपरोक्त तो सभी इसका सही उत्तर होगा। चंद्र के का पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या है? सुधांशु, राकेश, ए और बी दोनों। हाँ, सुधांशु और राकेश चंद्र के पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 46 का। अगला, कनक कंचन किसके पर्यायवाची है? साथियों कनक, कनक से शौगुनी, ये आपको पता होगा, किसमें हम पढ़ते भी हैं इसको अलंकार में। तो कनक मतलब होता है सोना। कुटिल का पर्यायवाची है, तो कुटिल का पर्यायवाची क्या है? कठिन, सीधा, वक्र या धूर्त, तो कुटिल का पर्यायवाची है धूर्त, ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक का आलय, पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तक का, जहाँ पे का की इस टाइप के वर्ड आते हैं उसे हम तत्पुरुष समास के अंदर लेते हैं, तो पुस्तक का आलय पुस्तकालय हो गया। बहुव्रीहि समास हम पता है क्या साथियों? एक शब्द से दूसरा अर्थ, जैसे बहुव्रीहि समास में आते हैं हमारे नीलकंठ हो गया, नीलाकंठ जिसका शिव शंकर को हम कहते हैं, ऐसे आते हैं हमारे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। अगला सवाल 50वां, वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंध को कहते हैं। तो वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंध को क्या कहते हैं? तो ये संज्ञा और सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंध को कहते हैं कारक। संज्ञा और सर्वनाम को बताने वाले रूप को क्या कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं विशेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, सरल वाक्य का चयन कीजिए। 4 आपको वाक्य दे रखे हैं, सरल वाक्य का चयन आपको बताना है। तो इसमें से सही उत्तर होगा, माताजी ने सीमा को एक साड़ी दी, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, मोहन हंसता है। तो सरल वाक्य होगा साथियों इसमें से, तो सरल है एकदम, मतलब जिसमें संयुक्त और मिश्र का भाग नहीं है, तो सरल इसका उत्तर होगा। उपरोक्त सभी सारे वाक्य जो है सरल वाक्य के अंतर्गत आए। तो ये हो चुके आज के सवाल है हमारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपके पसंद आए होंगे, और आपने कितना मार्क्स इसमें से का बनाया वो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर मेंशन करें। फिर कल हम आपको ऐसी सीरीज से अवगत कराएंगे, आप लोग डेली जुड़िएगा, अपने यार दोस्तों को भी जरूर जोड़ें। तो आज की वीडियो लेक्चर में ऐसे आपसे विदा लेता हूँ, और उत्तराखंड जीके का भी हमारा मॉर्निंग में 8:30 बजे का शेड्यूल है, आप लोग वहाँ पर भी उत्तराखंड जीके जरूर सॉल्व करें। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस।